बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कंज्यूमर का बजट लाइन किस तरह से ड्रॉ होता है या कंज्यूमर का बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, हमने ये क्यों पढ़ा था? हमने इसलिए पढ़ा था कि हम कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे थे। कंज्यूमर का बिहेवियर के लिए हमने दो अप्रोचेज आपको बताई थी, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच के तहत हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताया था, जो बेस करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और हमने बताया था कि किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। अब चूंकि उसमें सबसे अहम जो अजम्पशन थी वो ये थी कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, ओके। सो जो कि बिल्कुल हकीकत के से बहुत दूर है, राइट। सो उसके बाद जो है दूसरी अप्रोच जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच जो है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। इसके साथ साथ पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर का बिहेवियर देखने के लिए, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी। एक बजट लाइन जो कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेज के बारे में हमें बताता है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व जो कंज्यूमर के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कल के लेक्चर में आपको बजट लाइन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम जो है आपको बैकग्राउंड बता दें कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए 3 स्टेप्स जो हैं वो, जो मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन 3 स्टेप्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली हम आपको जो है रिवाइज करवा देते हैं। एक, स्टडी ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, राइट, to describe how and why people prefer one good to another, okay. 2, turn to budget constraint, right, जो कि हमने आपको बताया था बजट लाइन के बारे में। people have limited income, right, so they अपनी limited income के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदनी होती हैं। ठीक है। तीसरा, determine consumer choice, what combination of goods will consumer buy to maximize their satisfaction, okay. So these are the 3 steps involved in the study of consumer behavior. Now, first of all, consumer preferences, a bundle of good or market basket in a collection of one or more commodities, right. Market basket may be preferred over another market basket containing a different combination of goods. So ये 2 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से समझने। देखिए, 2 चीज़ों के कम्बिनेशन, राइट, उनको हम मार्केट बास्केट भी बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के कम्बिनेशन। ठीक है, 2 चीज़ों के कम्बिनेशन जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बास्केट, राइट, या बहुत सारे बंडल ऑफ गुड्स, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि एक बंडल पर दूसरे को या एक मार्केट बास्केट को दूसरे पर अगर कंज्यूमर प्रेफर करता है तो कैसे, किन असूलों की बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर कंज्यूमर एक कम्बिनेशन को दूसरे कम्बिनेशन पर प्रेफर करता है। ये बात तो बड़ी रोज़मर्रा के आपके तजर्बे में से गुजरी होगी कि जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसके ज़हन में चीज़ों के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होते हैं, ये लूँगा, ये इतना लूँगा, ये इतना लूँगा, राइट। सो डिफरेंट कम्बिनेशन के जहन में लेकर जो है कंज्यूमर जो है वो मार्केट में जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से एक कम्बिनेशन को पर दूसरे को प्रेफर करता है या एक कम्बिनेशन को और दूसरे कम्बिनेशन में इनडिफरेंट होता है, प्रेफर नहीं करता, ये बातें हमने देखनी है। Now, 3 basic assumptions of the consumer preferences. Preferences are complete. देखिए, गौर से देखिए, give me any 2 baskets of goods, उनके नाम A और B या X और Y जो आप assume कर लें। I will be able to tell you of the following. 1, कि A बास्केट जो है उस पर मैं B को प्रेफर करता हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि B को A पर प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि आई एम इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी,
ओके, कि इन दोनों जो बास्केट्स हैं उनमें मैं इनडिफरेंट हूँ। इनडिफरेंट का मतलब है कि आप किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे रहे, ठीक है, या आप ये फैसला आपसे नहीं हो पा रहा कि ये बास्केट बेहतर है या ये बास्केट बेहतर है। तो 3 जो है वो इम्कान आपके सामने है, या आप ये बता देंगे कि ये 2 बास्केट्स में से एक बास्केट बेहतर है या दूसरी बास्केट बेहतर है, या इन दोनों में आप इनडिफरेंट है। नाउ अब ये जो प्रेफरेंसेस होती हैं, ये इन पर ट्रांजिटिविटी लॉ अप्लाई होता है। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। फ़र्ज़ करें कि जो आपके पास 3 कम्बिनेशंस हैं, 3 बास्केट्स हैं, 3 बंडल्स हैं, जो भी आप नाम दे लें, ठीक है जी। आप कहते हैं कि ए जो है वो मुझे बी से बेहतर है, फिर कहते हैं बी मुझे सी से बेहतर महसूस हो रहा है या ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, राइट। सो ट्रांजिटिविटी लॉ कहता है फिर ए सी से भी बेहतर होगा। अंडरस्टैंड? मतलब दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि हम कह सकें कि ए पर बी को प्रेफर कर रहा हूँ, बी पर सी को प्रेफर कर रहा हूँ, ए पर बी को, बी पर सी को, ठीक है, फिर सी पर ए को भी करना पड़ेगा। ये ट्रांजिटिविटी लॉ है। या इस तरह से देख लें कि अगर मैं ये कहूँ कि ए कम्बिनेशन और बी कम्बिनेशन में मैं इनडिफरेंट हूँ और बी में और सी में मैं इनडिफरेंट हूँ, तो ऑब्वियसली ए और सी में मैं इनडिफरेंट ही हूँगा, ठीक है। इसको ट्रांजिटिविटी लॉ बोलते हैं। ये ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई होता है इस पर, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ ये कि कंज्यूमर जो हमेशा ज़्यादा चीज़ को कम पर प्रेफर करता है। वेरी सिंपल, एक बास्केट है, लेट्स से उसमें 10 ऑरेंज है, 2 एप्पल्स हैं। दूसरी बास्केट है जिसमें 8 ऑरेंजेस हैं और 1 एप्पल है। सिंपली कंज्यूमर जो पहला ऑप्शन है उसको जो है वो प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है वो ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ एनी गुड टू लेस। सो ये अच्छी तरह से ज़हन में रखिएगा। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई तो इनडिफरेंट कर्व आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है जी। नाउ लुक एट दिस, these are different combinations on your screen on that diagram. You can see on y-axis that is clothing, on x-axis that is food, right? So different combination आपके सामने जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। So A है, B, D, E, H और G, okay? ये different combinations हैं। अब देखिएगा हम किस तरह से जो है look at this। अब देखिए G जो है उस पर कंज्यूमर जो ए को प्रेफर करेगा, ठीक है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जी से ए में दोनों कमोडिटीज ज़्यादा हैं और ए से ई में दोनों कमोडिटीज ज़्यादा है, राइट। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो लाइट ब्लू और पर्पल जोन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नॉन जोन है। कौन से जोन है? नॉन जोन है। जो लाइट ब्लू जोन में कोई भी कम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो उससे ए बेहतर होगा, ए कम्बिनेशन बेहतर होगा। और पर्पल जोन के अंदर कोई भी कम्बिनेशन होगा वो ए से बेहतर होगा, ठीक है। सो ये दोनों नॉन जोन है, ओके। सो आप देखें कंज्यूमर सिंपली जो है वो ये कह सकता है कि जी पर वो ए को प्रेफर करता है, ए पर वो ई कम्बिनेशन को प्रेफर करता है। द कंज्यूमर प्रेफर्स ए टू ऑल कम्बिनेशन इन द ब्लू बॉक्स while all those in the pink box are preferred to A, okay? Now, indifference curve represent all combination of bundles that provides the same level of satisfaction to a person, right? So indifference curve is a curve which shows different combination of two goods, say X and Y, which gives same level of satisfaction to consumer. Okay, let's see. Here we go. So that yellow line is indifference curve. इसके ऊपर B, A और D 3 कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम B कम्बिनेशन लें तो उसमें क्लोथिंग के यूनिट ज़्यादा हैं और फूड के कम हैं, और अगर A लें तो उसमें क्लोथिंग थोड़ा कम हो गया, फूड ज़रा ज़्यादा हो गया। अगर हम D लें
तो उसमें क्लोथिंग और कम हो गया, फूड और ज़्यादा हो गया। तो ये वो कम्बिनेशन है जिनमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट उन्हीं कम्बिनेशन में कंज्यूमर हो सकता है कि जिसमें उससे फैसला ना हो पा रहा हो कि कौन सा कम्बिनेशन किससे बेहतर है। तो आप देखें तीनों कम्बिनेशन में अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम है, ठीक है, अगर दूसरे में दूसरी ज़्यादा है तो पहली कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये वो कम्बिनेशंस हैं जिन पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है। अगर हम इन कम्बिनेशन को एक लाइन के साथ ज्वाइन करें तो हमें क्या मिल जाता है, इंडिफरेंस कर्व। Now, combination B, A and D yields the same satisfaction. E is preferred to U, U1 is preferred to H and G. Okay? So, कोई भी पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व से ऊपर की तरफ होगा वो इंडिफरेंस कर्व वाले पॉइंट से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देगा, और कोई भी पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व से नीचे होगा वो इंडिफरेंस कर्व से कम आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि ई में दोनों कमोडिटीज़ जो हैं वो डी, ए और बी से ज़्यादा हैं, लिहाजा कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले बताया ये नॉन जोन में है। इस जोन के अंदर कोई भी चीज़ होगी, ठीक है जी, वो आपको पता होगी कि ये पिछले वाले जोन से बेहतर है। नाउ दिस इज I try to explain indifference curve. Right now let's take a simple straightforward daily based example and we'll try to understand the mechanism involved in indifference curve. Okay, first of all let me explain the word indifference. Okay, indifferent word ये बताता है कि हम दो चीज़ों में किसी एक को दूसरे पर तरजीह देने की पोजीशन में नहीं है। वी आर अनएबल, राइट। अब ज़हन में रहे कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा वाली चीज़ को कम वाली चीज़ें प्रेफर करता है, ठीक है। तो दोनों या तीनों या जितने भी कम्बिनेशन ऐसे आपके सामने रख दिए जाएं जिनमें आप अनएबल टू डिसाइड, राइट, कि कौन सा कम्बिनेशन बेहतर है, ठीक है, तो वो आपका क्या, आप उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस का। देखें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्ज करें एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूँ। एक बास्केट है जिसमें 16 ऑरेंजेस हैं और उसमें लेट्स से एक एप्पल है, ओके। दूसरी बास्केट है जिसमें 12 ऑरेंजेस हैं और 2 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब देखें ये दो कम्बिनेशंस आपके सामने मैंने रखे हैं, तो इसमें से आप किसको प्रेफर करेंगे? लॉजिकली आप किसी को प्रेफर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक में किन्नू ज़्यादा है और सेब कम है, दूसरे में सेब ज़्यादा है और किन्नू कम है, ठीक है। यू आर अनएबल टू डिसाइड, ओके। लेट्स से थर्ड आप देख लें कि अगर तीसरा एक आपके सामने कम्बिनेशन है जिसमें जो है वो 9 जो है वो लेट्स से ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल हैं, राइट। सो पहले में 16 and 1 था, दूसरे में 12 and 2 हो गया, थर्ड में 9 and 3 हो गया। सो ये 3 कम्बिनेशन आपके सामने रखे हुए हैं। आप ज़रा खुद भी सोचें कि आप किस बुनियादों पर एक को दूसरे पर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू आर अनएबल टू डिसाइड कि कौन सा कम्बिनेशन बेहतर है, राइट, इन तीनों में से, ओके। सो देखें 16 and 1 के साथ अगर 20 and 2 का होता तो यू कैन इजीली डिसाइड कि ओके आई विल गो फॉर 20 and 2। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए हत्ता कि 16 and 1 के साथ अगर 20 and 1 का होता तब भी आप 20 and 1 की तरफ जाते, राइट। सो ये वो कम्बिनेशन है 16 and 1 and 12 and 2, 9 and 3। इन कम्बिनेशन में देखें यू आर अनएबल टू डिसाइड विच कम्बिनेशन यू है वो बेहतर है दूसरे से। तो जब आप ऐसी सूरत हाल में हो तो ऐसे सूरत हाल को कहते हैं कि आई एम इनडिफरेंट, राइट। सो आई कांट गिव प्रेफरेंस, राइट, या मैं किसी एक कम्बिनेशन पे दूसरे को तरजीह नहीं दे सकता, ठीक है। सो अगर ऐसे तमाम कम्बिनेशन हम जो है वो ड्रॉ कर लें तो उनको ड्रॉ करने के बाद जो लाइन हमारे पास आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। Let me repeat the definition in simple words, right? Indifference curve is a curve which shows combination of two goods, say X and Y, which gives same level of satisfaction to consumer, okay. All those combination which give same level of satisfaction to consumer, okay. या एक लाइन के ऊपर जितने भी वो कम्बिनेशन है वो कंज्यूमर एक को दूसरे पर प्रेफर नहीं करता, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
x and y, which gives same level of satisfaction to consumer, right? So if we join these all combination in a graph, we'll get the indifference curve. Okay, no, it was very simple, right? So let me explain it with the help of assumed chart and assumed values, and we'll explain it now. Look at this. ये एक आपका हमने कॉलम अज्यूम करते हैं कॉम्बिनेशंस का. ये x good, okay, then y good. यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और यहाँ पर हम आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y बताएंगे. आप थोड़ी देर के लिए इस कॉलम को ज़हन से निकाल दीजिए, हम आखिर में आपको बताएंगे कि ये किस तरह से ये कॉलम जो है वो हमने डेवलप करना है. सिंपली पहले आप इन चंद कम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करें. ओके, नाउ लेट्स से द कम्बिनेशन A 1 and 16 और ये हमें सेटिस्फैक्शन K दे रहा है. अब ये K चूँकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमने ऑर्डिनल अप्रोच है जिसमें हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो हमने एक सिंबल K ले लिया कि इससे हमें K लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. अगर किसी और कम्बिनेशन से भी हमें K ही मिले तो इसका मतलब है कि दोनों कम्बिनेशन हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट. लेट्स अज्यूम B, दैट इज 2 and 12. ओके, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन K. Why? बिकॉज देखें B कम्बिनेशन में आपके पास X का एक यूनिट ज़्यादा हो गया और Y के 4 यूनिट कम हो गए, राइट? सो यू आर अनएबल टू डिसाइड विच कम्बिनेशन इज बेस्ट. C 3 and 9, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन K. D 4 and let's say 7 K. Let's say E 5 and 6, level of satisfaction K. Look at this assumed values. First combination, that is A. This I'm talking about this combination A. इस combination या इस बंडल में X की एक कमोडिटी है और Y की 16. आप इसे गौर से देखें तो आपको ये जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन K दे रहा है. B कम्बिनेशन में आप देखें, B कम्बिनेशन को आप गौर से देखें तो इसमें X की यूनिट्स एक ज़्यादा है और Y के कम है. ठीक है, सो आप ये नहीं बता सकते कि A कम्बिनेशन बेहतर है या B है. इसी तरह से C कम्बिनेशन में देखें X 3 है, Y 9 है, right? So you are unable to decide. So these are all A to E combination जिनमें आप जो है वो एक कम्बिनेशन को दूसरे पर प्रेफर नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक में अगर एक चीज़ कम होती चली जा रही है तो दूसरे में दूसरी चीज़ ज़्यादा होती चली जा रही है. ठीक है, तो आप इन सारे कम्बिनेशन में क्या है, इनडिफरेंट है. क्या है, इनडिफरेंट. अगर हम इन सारे कम्बिनेशंस को एक ग्राफ पर ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनडिफरेंट का. कौन सी, इनडिफरेंट कर्व आ जाएगी. लेकिन इधर एक चीज़ मैं आपको बताना जो है ना वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ. देखें कम्बिनेशन ए में देखें x है 1, y है 16. अब जेन में रख लें, कोई सी चीज़ भी रख लें, x सेव कर लें और y जो है ऑरेंजेस कर लें, तो एक सेब है और 16 ऑरेंजेस है, राइट? और दूसरे कम्बिनेशन में 2 सेब है और 12 ऑरेंजेस है, राइट? तो दूसरे कम्बिनेशन में सेब एक ज़्यादा है लेकिन 4 ऑरेंजेस कम है, राइट? फिर तीसरे में सेब एक और ज़्यादा है और फिर 3 ऑरेंजेस कम है. चौथे में सेब और ज़्यादा है और 2 ऑरेंजेस पहले से कम है, राइट? और फिर एक सेब ज़्यादा और एक और. ऐसा क्यों है कि पहले कम्बिनेशन से दूसरे में आते हुए एक यूनिट x का लेने पर आप 4 यूनिट y लेने
छोड़ने को तैयार हैं, राइट. टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x यू आर रेडी टू फॉरगो 4 ऑफ y. यू नो, ये बहुत सिंपल सा रूल है. फिर आप देखें दूसरे कॉम्बिनेशन से, तीसरे यानी कि B to C पर आने के लिए यू आर रेडी टू फॉरगो 3 oranges for 1 apple, and from C to D 2 oranges for 1 apple, and from D to E 1 apple 1 orange for 1 apple, right. So ऐसा क्यों है ये समझना आपने. देखें एक सिंपल सा रूल है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा होगी उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, राइट. उसकी वैल्यू कंज्यूमर की नज़र में कम होगी, और कोई भी चीज़ जो कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. यही रूल होता है ना. वो चीज़ जो अबेंडेंट है वो चीप होती है, वो चीज़ जो स्केर्स है वो महंगी होती है, राइट. ये आपको पता है ना. तो देखें बड़ी सादा सी चीज़ है, ठीक है, कि पहले कॉम्बिनेशन में 1 and 16, यानी कि इसमें एप्पल सिर्फ 1 है और ऑरेंजेस 16 है. तो कंपैरेटिव जो आपकी इसमें इम्पोर्टेंस है वो एप्पल की ज़्यादा है, ऑरेंज की कम है. क्यों? क्योंकि एप्पल जो है स्केर्स है इस कॉम्बिनेशन में और ऑरेंज अबेंडेंट है. आप एक और एप्पल लेने के लिए 4 ऑरेंजेस छोड़ने को तैयार हैं. आप गौर करें, दूसरे में आप कॉम्बिनेशन में आप देखें, यू आर रेडी टू गेट 1 extra of x, right, and you are ready to forgo how many? That is, look here, 1 और 4. Look at this. आप 4 छोड़ रहे हैं 1 लेने के लिए. फिर अगले कॉम्बिनेशन पे आ जाएं. देखें आप 1 लेने के लिए कितने छोड़ रहे हैं? 3, राइट. अब ये ऐसा क्यों है? देखिए इस कॉम्बिनेशन में, बी कॉम्बिनेशन में एप्पल फिर भी कम है, राइट, लेकिन वो जो है वो इतना कम नहीं है जितना कॉम्बिनेशन ए में था. इट मीन कि यहाँ पर एप्पल की रिलेटिव इम्पोर्टेंस पहले की निस्बत जो है वो कम हो गई, क्योंकि वो अब कंपैरेटिवली अबेंडेंट हो गया कंपेयर्ड विद फर्स्ट कॉम्बिनेशन, राइट. एप्पल 1 16 ऑरेंजेस, राइट. अब 2 और 12. अब ऑरेंजेस जो है अबेंडेंट है अभी भी इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन वो इतने नहीं हैं जितने वो जो पहले कॉम्बिनेशन में थे. इस वजह से एप्पल की जो है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है, और ऑरेंजेस की ज़्यादा होती है. इसीलिए आप बी से सी पर आने के लिए यू आर रेडी टू फॉरगो 3, राइट, 3 ऑरेंजेस फॉर 1 एप्पल. बट फ्रॉम ए टू बी यू आर रेडी टू फॉरगो 4 for 1 एप्पल. नो, अब सी को देखें. अब एप्पल हो गए 3, ऑरेंज हो गए 9. ओके, नो, अब देखें कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो एप्पल की और कम हो गई और ऑरेंजेस की और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब बी की निस्बत सी में जो है ऑरेंजेस कम हैं और एप्पल ज़्यादा हो रहे हैं. नाउ यू आर रेडी टू फॉरगो 2, राइट, ऑरेंजेस फॉर 1, राइट. वाई? बिकॉज नो रिलेटिव इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है. और फिर डी से ई पर आने के लिए जो है आप एक जो है एप्पल लेने के लिए एक ही जो है ऑरेंज जो है वो फॉरगो करने के लिए तैयार है, राइट. अंडरस्टैंड? सो आपने देखा कि जैसे जैसे एक बंडल में एक चीज़ ज़्यादा होती चली जा रही है, उस बंडल में उसकी कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, और जो कम होती जा रही है उसकी कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती जा रही है. अब देखें ए से बी पर आने के लिए आप यू आर रेडी टू फॉरगो 4 ऑरेंजेस फॉर 1 एप्पल, एंड फ्रॉम डी टू ई यू आर रेडी टू फॉरगो ओनली 1 ऑरेंज फॉर 1 एप्पल. ओके, सो आपने देखा कि जैसे जैसे ये जो है बंडल के अंदर, बास्केट के अंदर या कॉम्बिनेशन के अंदर जो नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती जा रही है, और नंबर ज़्यादा होते जा रहे हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही है. ये जो रवैया है ये क्या, इट्स वेरी बहुत करीब नहीं है नेचर के. आप रोज़मर्रा में ये नहीं देखते क्या ऐसा? तो ये रवैया आप इसे ज़रा गौर से देखिए. तो आप कंज्यूमर इज़ रेडी टू फॉरगो 4 oranges for 1 apple from combination A to B, right? And this is how from B to C he's ready to forgo 3, right, for 1, and from C to D he's ready to forgo 2 for 1, and then 1 for 1, right? So देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एप्पल की रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही है और ऑरेंजेस की रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती चली जा रही है, राइट. इस रवैये को अगर हम जो है वो टेक्निकल टर्म में, इकोनॉमिक्स की टर्म में आपको बताएं तो इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट. हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो ऑफ वन कमोडिटी टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ another commodity, right? So from A to B consumer is ready to forgo 4 unit of oranges for 1 apple, and from B to C he's ready to forgo 3 for 1, and then 2 for 1 and for 1 for 1. So
आपने क्या गौर किया कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये कम होता चला जा रहा है। इसमें कौन सा ट्रेंड है? डिक्रीजिंग ट्रेंड। और इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड क्यों होता है वो मैंने आपको बताया कि वो इसलिए होता है कि हर अगले कम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि जो चीज़ पहले कम्बिनेशन में स्केर्स थी, कम थी, कमयाब थी, वो ज़्यादा होती चली जा रही है, और जो पहले कम्बिनेशन में जो है वो अबेंडेंट थी, ज़्यादा थी, वो कम होती चली जा रही है। और जो चीज़ कम होती चली जा रही है उसकी अहमियत नेचुरली ज़्यादा होती चली जाएगी, और जिसकी अहमियत जो है वो जो ज़्यादा होती चली जा रही है उसकी अहमियत कम होती चली जाएगी, राइट। सो अगेन लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट, माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो ऑफ वन कमोडिटी टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। सो इधर इस एग्जांपल में क्या है? हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो ऑरेंजेस फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल, राइट। सो आपने देखा कि हर अगले कम्बिनेशन में द कंज्यूमर जो है वो कम छोड़ने को तैयार है अगले एक यूनिट एप्पल का अटेन करने के लिए। फ्रॉम ए टू बी 4 to 1, फ्रॉम B to C it is 3 to 1, from C to D it is 2 to 1, then from D to E it is 1 to 1. So क्या आपने देखा कि कौन सा ट्रेंड है इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सो आपने देखा माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ट्रेंड होता है? डिक्रीजिंग। अगेन वही स्लोप वाला जो फार्मूला है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, राइट। यू कैन सी ऑन द लास्ट कॉलम, राइट, आई डोंट नो 1 2 3 4 5th column, okay, so you can see in the 5th column it is minor rate of substitution, right. You can calculate it, right. Now look at this here. This is the first combination. We can't say what is the minor rate of substitution. Here you know how much you are change in y 4 and change in x 1, that is 4. Here it is change 3. Here 2 over 1, that is 2. Here 1 over 1, that is 1. So आपने देखा कौन सा ट्रेंड है माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में? डिक्रीजिंग ट्रेंड, understand. So again let me explain it again. Indifference curve. What is indifference curve? Combination of two goods, say x and y, which give same level of satisfaction to consumer, okay. And another concept which our same level of satisfaction आपने देखा कि कैसे अटेन होता है, क्योंकि दो कम्बिनेशन में यू आर अनएबल टू डिसाइड विच वन इज बेटर देन विच, राइट. सो एक पर दूसरे को तरजीह नहीं दे पा रहे, तो ऐसे सारे कम्बिनेशन जिनमें एक पर दूसरे को आप तरजीह नहीं दे पा रहे, अगर उनको प्लॉट करके ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे हमें इनडिफरेंस कर्व हासिल होती, ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन. और उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने देखा कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कर रहा है? गिर रहा है. वो क्या कर रहा है? गिरता चला जा रहा है, ठीक है. इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ओके. सो विल सी इट लेटर, राइट. बट आई होप कि आपको इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है. अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहें तो इट इज वेरी सिंपल, राइट. नाउ I'll let you know how we can draw it, right. So it's very simple. X Y गुण, okay. अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे it would be like that, indifference का, okay. So आप देखिए कि आप डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे हमने एग्जांपल आपको दी थी, अगर पहला पॉइंट जो है वो आप अगर 16 and 1, two and 12, okay. Now just आपको इतना बताना है कि that was the A point and this was the B combination. A combination that was 1 and 16 and level of satisfaction was K. B was showing 2 and 12 and level of satisfaction was K, right. So just want to tell you how you can find minor rate of substitution here, right. So remember the formula is same, change in y over change in x, or rise over run, or perpendicular over base. Look, take this as a point A dash. Now एक ट्राइंगल आपके सामने आ गई, ये जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ओके. दिस इज अ ट्राइंगल. सो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, P for perpendicular, B for base. What is perpendicular? Look at this.
calculate from 16 to 12, that is 4, and from 1 to 2, that is 1. 4 over 1. Okay, so this is how you can, you know, find minor rate of substitution. Okay, that is 4. Okay, let's take one more point so that three 9. Okay, now this is another point, take it as B dash. Now here marginal rate of substitution x and y is equal to change over y over change in x, that is equal to again perpendicular over base. What is perpendicular? That is B dash is perpendicular and base is B dash C. So what is B dash? That is 3 1. You can see 3 here. From here to here it is from 9 to 12, that is 3. So 3 over 1, that is equal to 3. So look at this, minor rate of substitution क्या कर रहा है? Decrease हो रहा है. ठीक है. So indifference curve is a curve which shows different combination of two goods, say x and y, which give same level of satisfaction to consumer. And remember, budget line is a line which shows combination of two goods, say x and y, which consumer can purchase. Okay, so budget line आपकी power of purchase को बताता है और indifference curve आपकी level of satisfaction को बताता है, right? So हमने देखना ये है कि जहाँ पे आपकी power of purchase और level of satisfaction maximum हो, वो consumer का equilibrium होता है, right? और जो बात याद रखने वाली है, हम लेटर ऑन इस इक्विलिब्रियम को तफसीलन बयान करेंगे, लेकिन और जो बात याद रखने वाली है वो ये कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है. कौन सा ट्रेंड होता है? डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है. और माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सिंपल से लफ्जों में ये कि हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो ऑफ वन कमोडिटी टू गेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, राइट? और उसमें कौन सा ट्रेंड होता है? डिक्रीजिंग. और ट्रेंड डिक्रीजिंग क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ अबेंडेंट होती चली जा रही है वो उसकी रिलेटिव वैल्यू कम होती चली जा रही है, और जो चीज़ स्केयर होती चली जा रही है उसकी रिलेटिव वैल्यू ज़्यादा होती चली जा रही है. ये सादा से लफ्ज़ों में मैंने आपको इंडिफरेंस का माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश की. आई होप कि आपको इसमें जो है वो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं, this was indifference curve. Okay, clothing and food. Okay, these were two goods which consumer was buying, right? And A, D and B, अगर इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाती है? इंडिफरेंस कर्व, राइट? सो ये वो कम्बिनेशन है कि जिसमें एक चीज़ पर जो है वो कंज्यूमर जो है दूसरी चीज़ को प्रेफर नहीं कर पा रहा, राइट? सो वेल, आई होप कि अब ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी. So indifference curve slope downward to right, it slopes upward if slope upward it could violate the assumption that more of any commodity is preferred to less, right? So ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की तरफ होती है, ठीक है? अगर नीचे से ऊपर जो है बाएं से दाएं की तरफ हो तो फिर ये कि वो नॉन जोन्स में से जा रही होगी. और नॉन जोन में से जाने का मतलब तो आपको पता है ना कि हमें मालूम है कि नीचे वाला जोन ए पॉइंट से ए पॉइंट जो ऊपर वाले जोन से जो है वो कम तर होता है. सो दैट इज़ वाई ये ऊपर से नीचे, बाएं से ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की तरफ आती है, ठीक है? और रीजन की तरफ कन्वेक्स होती है, राइट? सो एनी मार्केट बास्केट लाइंग अबव and to the right of the indifference curve is preferred to any market basket that lies on the indifference curve. So I hope this point is really very much clear now. Now look at this indifference map. इंडिफरेंस मैप को समझने से पहले आपको सिंपल सी बात बताऊं, तो ये नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से ऊपर वाला ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है. क्योंकि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व की निस्बत ऊपर वाले के कम्बिनेशन में दोनों गुड्स ज़्यादा होती. ओके, उसमें दोनों गुड्स का ज़्यादा होती हैं, ठीक है? और कंज्यूमर का ये मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा चीज़ को कम चीज़ पर प्रेफर करता है. नाउ this U1, this UB, so look at this. So U1 से UB जो है इंडिफरेंस का ऊपर वाली इंडिफरेंस का ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती है, राइट? नाउ और
यू बी से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती है। इसको इंडिफरेंस कर्व मैप भी कहते हैं। हर नीचे वाले से ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है। रीज़न क्या है कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में जो कम्बिनेशन होंगे उसमें एक्स और वाई दोनों ज़्यादा होंगे जो नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कम्बिनेशन होंगे, राइट। फिर ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जैसे कि ये देखें, ठीक है। उसकी वही रीज़न कि देखें जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं इससे ऊपर की तरफ आप देखें तो U1 U2 से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है, ठीक है। और जिस जगह पर क्रॉस करें उसे नीचे देखें तो U2 U1 से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बड़ी सिंपल सी वो ट्रांजिटिविटी वाली मैंने बात आपको याद दिलाता हूँ। इसलिए कि देखें कोई भी पॉइंट जो ऊपर वाले हिस्से पे होगा, लाइक ये बी पॉइंट एक पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है जो कि U2 है, और A और D ये दो पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये U1 इंडिफरेंस कर्व पर है। और रूल आपको पता है कि कोई पॉइंट कोई भी कॉम्बिनेशन जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखता है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू D। सो फिर B इक्वल टू D होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिविटी लॉ के तहत A B के बराबर है, A D के बराबर है, तो फिर B को D के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक आपको बड़ी रोज एक सादा सी एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा वजन और इस मेज का वजन बराबर है और इस मेज का वजन और इस कुर्सी का वजन बराबर है, तो फिर कुर्सी और मेरा वजन बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें A और B पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, A और D पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो लिहाजा B और D पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिविटी लॉ के तहत है तो क्या B और D पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है? नहीं, क्योंकि D में फूड भी और क्लोथिंग दोनों कम है और B में फूड और क्लोथिंग दोनों ज्यादा है, ठीक है। सो इसलिए कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्रॉस नहीं करते, ठीक है। नाउ माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने भी आपको समझाया हाथ से बनाकर। अब सिंपल सा देखें आप, A B C D E कॉम्बिनेशन, दीज आर 5 कॉम्बिनेशन। अब आप देखें A से B पर कितना आप छोड़ने को तैयार हैं? 6 ऑफ क्लोथिंग यूनिट you are ready to forgo to gain 1 unit of food, okay. Then B से D पर आने के लिए you are ready to forgo 4 unit of clothes, right, for 1, okay, and then 2 for 1 and then 1 for 1, okay. So minor rate of substitution आप देखें 6 से कम होती होती 1 तक आ गई, तो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, ठीक है। So the minor rate of substitution quantify the amount of one good a consumer will give up to obtain more of another good, okay. ये मैंने आपको बताया कि minor rate of substitution जो है वो measured by the slope of indifference curve, and slope is change in C over change in F। और ये नेगेटिव साइन जो साथ है, ये चूंकि ये इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है लिहाजा नेगेटिव साइन साथ होगा, राइट। लुक एट दिस, you are ready to forgo 6 for 1, and from D to E you are ready to forgo 2 for 1, okay. So substitute in the formula, you will get from A to B 6 and from D to E 2। so आपने देखा कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ट्रेंड है? डिक्रीजिंग ट्रेंड। now look at this very now अगर दो गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो तो फिर इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जैसे कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, राइट, अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस एंड ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस इन केस यू आर थर्स्टी, राइट। सो यू आर काइंड ऑफ अब यू कैन से द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सो एक ग्लास एप्पल का छोड़ के आप एक ग्लास ऑरेंज का ले लेंगे, ठीक है। सो तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी? स्ट्रेट नेगेटिव लाइन, ओके। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि
दाएं पांव का जूता और बाएं पांव का जूता, तो इंडिफरेंस का एग्जैक्टली जो है वो आपकी जो है वो जैसे 90 के एंगल होता है उस तरह से होते हैं। ओके, सो कस्टमर चॉइस, अब पॉइंट है कस्टमर चूज क्या करेगा। तो कस्टमर चूज वो कॉम्बिनेशन करेगा जिस पर उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो रही है और वो उसके पावर ऑफ परचेज के अंदर मौजूद है। सो पावर ऑफ परचेज को जो है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया जो है वो बजट लाइन रिप्रेजेंट करती है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगे वो कंज्यूमर की चॉइस होगा, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट। So consumer choose a combination of goods that will maximize the satisfaction they can achieve given the limited budget available to them. Okay. Now consumer choice, the maximizing bundle must satisfy two conditions. It must be located on the budget line. One, क्या मतलब बजट लाइन के ऊपर होगा तो मतलब क्या, पावर ऑफ परचेज में है, कंज्यूमर कैन बाय इट। Okay. 2, it must give the consumer the most preferred combination of good and services, right? So वो आपको maximum level of satisfaction दे रहा है, यानी most preferred combination आपको दे रहा है। Look at this now. Remember, we are using the same, prices of C and prices of F, food and clothes, and I, which we use for in previous lecture for drawing a budget line. Okay, this is how we obtain budget line, and you know how we obtained it, don't you? और ये पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर जो है आपको समझाया था किस तरह से ये डिराइव की जाती है। ठीक है, सो अब इस बजट लाइन के ऊपर ये येलो कलर की बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो कंज्यूमर खरीद सकता है, अपने $80 जो है उसके पास, उसकी मदद से वो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। लुक एट दिस इंडिफरेंस का। ओके, सो U3 shows level of satisfaction, right? Indifference curve. So D point consumer क्या खरीद सकता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनअफोर्डेबल जोन है एरिया उसमें D point लाई कर है। कंज्यूमर कैन नॉट बाय that combination with the help of $80, right? So he cannot buy. Okay, now the same budget line, what about this? Okay, सिर्फ बड़े गौर से देखिए, ये वो जो है वो आप देखें B पॉइंट है। अब कंज्यूमर 30 यूनिट्स क्लोथ के और 20 यूनिट अगर फूड के लिए तो $80 पूरे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, जब $30 यूनिट क्लोथ के लेगा और क्लोथ की जो प्राइस है वो $2 पर यूनिट है तो $60 इस पे लग गए और $20 उसने फूड पर खर्च किए, 20 यूनिट लिए तो $1 इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फूड, सो 20 वो खरीद सकते हैं। सो $80 में ये कॉम्बिनेशन खरीद तो सकता है, कंज्यूमर खरीद सकते हैं ना, लेकिन क्या ये मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन, राइट? सो ट्राई टू look at this A and B point. B is the point which consumer can buy, okay? A is the point which consumer can again buy, right? अब B से A कॉम्बिनेशन में ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व से ऊपर की तरफ है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो वो अपने बजट को इस्तेमाल करके कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 शर्तें होती हैं उसके। 1, उसके बजट लाइन के ऊपर हो यानी कि पावर ऑफ परचेज के अंदर हो। 2, और उससे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। Okay, so you can see this is the budget line, this is the indifference curve. Now this is the point where the slope of budget line equal to slope of indifference curve. That is the point which we call consumer's equilibrium. Okay, that is
A point is consumer equilibrium. At market basket A, the budget line and the indifference curve are tangent and no higher level of satisfaction can be attained. So इससे ऊपर level of satisfaction attain नहीं की जा सकती. So that is the point where consumer is in equilibrium. So he can buy 20 units of clothes and 40 units of food. Okay. Now recall the slope of indifference curve, that is delta C over delta F, right? And recall the slope of budget line, that is PF over PC. So दोनों की slopes जहाँ पे बराबर होंगी consumer equilibrium पे होगा. Look at this. Therefore it can be said that satisfaction is maximized where minor rate of substitution is equal to PF over PC. So PF over PC is opportunity cost of food in terms of cloth, right? And MRS is benefits of consuming food as compared to clothes. So satisfaction is maximized when the marginal rate of substitution is equal to the ratio of the prices, right? So again, simply slope of indifference curve is equal to slope of budget line, that is the consumer's equilibrium. Now going back to the same example which we have used in consumer behavior throughout, right? That is Tina's example. Tina have $4. The two Gurshi want to buy water and chewing gum. और water की price $1 per bottle और chewing gum की price 50 cent per packet. Okay. Now look at Tina's indifference curve. So she's happy at C where she can buy 4 pack of chewing gum and 2 bottles of water, right? Points below the indifference curves are worse than the point on the indifference curve, right? Or not preferred, right? So इससे नीचे जो है वो non preferred area, right? और इससे ऊपर preferred area. Points above the indifference curve are better than the points on the indifference curve in preferred area. So this is the Tina's indifference map, right? नीचे वाले से ऊपर वाला indifference का ज़्यादा level of satisfaction रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो preferred zone में आ रहा है. The indifference curve in part A is curve I1. In part B, the Tina is indifferent between point C and G. Okay. But she prefers J on C and G. Okay. Why? Because it is on higher indifference curve, right? And higher indifference curve compared to indifference curve 1 lies in preferred zone. Now marginal rate of substitution, as I told you earlier, the marginal rate of substitution is the rate at which a person will give up good Y to get more of X, right? And at the same time remains on the same indifference curve. And diminishing marginal rate of substitution, that is the general tendency for the marginal rate of substitution to decrease as the consumer moves down along the indifference curve, increasing consumption of good X and decreasing consumption of good Y. Okay. Now you can see for Tina, this figure shows the calculation of marginal rate of substitution for Tina. Okay. The marginal rate of substitution is the magnitude of the slope of indifference curve. You know that. First we calculate the marginal rate of substitution at point C. So अब उस point पर calculate करना है तो एक curve आपको draw करनी है जो उस point को tangent बनाते हुए गुजरे. जब वो tangent बनाते हुए गुजरे और दोनों और फिर उसका rise over run आपने निकालना है जिस तरह से ये देखें. This is the line जो C point को tangent बनाते हुए गुजर रही है और rise कितना है 8, run कितना है 4, 8/2.
Okay. Now in this case, at point C, when she is consuming 2 bottle water and 4 pack of gum, Tina is willing to give up gum for water at the rate of 2 packet of gum per bottle of water. Now calculate Tina's minor rate of substitution at G, right? So draw a line, right, which make tangent to point G. Okay. Now rise is 4 and run is 8. Okay. The minor rate of substitution at point G is 4 divided by 8, that is 1 by 2. Okay, so you see minor rate of substitution at point C is 2, minor rate of substitution at point G is half. So what is the trend? Decreasing trend. Okay, Tina's equilibrium. The goal of Tina is to buy the affordable quantities of water and gum that make her as well off as possible. That was her first goal. Her preference map described the way she values different combination of goods. Budget and prices of the water and gum limits her choices. So you know that you have to consider all 3 things in her indifference analysis. Here we go. This is her map. Okay, her budget line, you know, making tangent at I1, indifference curve 1. So best affordable point is C. Tina can consume the same quantity of water at point J but less gum. She preferred C to J. Okay. Why she preferred C to J? Because C lies on higher indifference curve, ऊपर वाली indifference curve पर है और इस पर ज़्यादा level of satisfaction है. ठीक है. Now the last thing, indifference curve, deriving the demand curve from indifference curve, right? You remember demand curve, don't you? Right? The relationship between price and demand. Okay? Quantity demand is function of price and there exists inverse relationship, right? Now, to derive Tina's demand curve for bottled water, 1, change in price of water, shift the budget line, work out the new best affordable points. So these are the 3 steps you have to go through. Now look at this. When the price of water is $1, Tina best affordable point is C in part A, and at point A on her demand curve is part B. Look at this. So best affordable is point C. It means that when the price, you know, lower part, look at the lower part of the diagram, when price of water is $1, कितनी पानी की बोतलें ले रही है? 2. ठीक है? So price is 1, bottle purchase 2. Okay, you will get a point A. Now look at this. Price कम हो गई, right? तो budget line तिरछी उस तरफ move हो गई. She attained, you know, higher point on higher indifference curve, that is K. So it means she is buying 4 bottles of water और जब उसने 4 लिए तो उसकी price क्या थी? 0.50. Okay, so look at the lower part of the diagram. You can see the point B. So join these both points, you will get Tina's demand curve. This is how you can derive demand curve with the help of indifference curve or Tina's equilibriums. Well, so this was today's lecture. I hope you enjoyed it, and what we did today is that a quick summary. We learned what is indifference curve. We learned in a previous lecture what is budget line. Indifference curve shows different combination of 2 goods X and Y from which consumer get maximum level of satisfaction or same level of satisfaction. And budget line is a combination of 2 goods which consumer can afford. So what is the consumer equilibrium? A point where slope of indifference curve is equal to slope of budget line. So ये बात आपको बताती सादा लफ्ज़ों में कि जहाँ ऐसा पॉइंट जो आपके इंडिफरेंस कर्व पर भी हो और उस इंडिफरेंस कर्व को वहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट भी बना रहा. ठीक है. सो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
that is equal to slope of indifference curve equal to slope of budget line. This was today's lecture. I hope आपको समझ आया होगा, इसे गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में आपको इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बताएंगे, ठीक है, और उनकी मदद से मुख्तलिफ तरह की डिमांड कर्व्स जो है वो बनाना सीखेंगे। खुदा हाफिज़।